नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण में कई योद्धा ताल ठोक रहे हैं। जो चुनावी बिसात बिछ चुकी है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मतदाता किसका भाग चमकाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी गुना लोकसभा सीट की। गुना लोकसभा सीट भी हॉट सीटों में से एक है। मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाली गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में प्रदेश के उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो कई विविधताओं खुद में समेटे हुए है। यह क्षेत्र मालवा का स्वाद महसूस करता है तो चंबल के तेवर भी दिखाता है। इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास में लगभग पूरे कालखंड में यहाँ ग्वालियर राज परिवार का कब्जा रहा है। दल कोई भी हो, लेकिन यहाँ से महल का सदस्य या उनका कोई खास समर्थक ही लोकसभा की सीढ़ियाँ चढ़ सका है। या यूँ कहें कि सिंधिया राजघराने की 3 पीढ़ियों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2019 में यहाँ जो उलटफेर हुआ वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। बता दें कि गुना लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 16 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन सांसद महल का ही रहा। ग्वालियर रियासत की राजमाता विजय राजे सिंधिया पहले कांग्रेस, फिर जनसंघ और बाद में भाजपा से चुनाव लड़ी और सांसद चुनी गई। बीच में कुछ मौके ऐसे आए जब उन्होंने सीट छोड़ी तो उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने गुना सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 की मोदी लहर ने पहली बार सिंधिया राजघराने से बाहर के व्यक्ति भाजपा के डॉक्टर केपी यादव को सांसद बनाया। यह भी एक गजब संयोग है कि जिस मोदी लहर ने महल की जीत की राह मोड़ दी, आज वहां के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होकर उसी मोदी लहर पर सवार हैं। लेकिन सिंधिया इस सीट पर कब से चुनाव लड़ रहे हैं वो जान लीजिए। दरअसल माधवराव सिंधिया की विमान हादसे में मौत हो गई थी। उनके बाद बेटे ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिल्ली ले गए थे और सोनिया गांधी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। इतना ही नहीं, 2002 में हुए उपचुनाव में उन्हें पार्टी ने गुना संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि ये ज्योतिरादित्य का पहला चुनाव था और उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। यही वजह है कि सोनिया गांधी पहली बार किसी उपचुनाव में प्रचार करने गुना पहुंची थी। इसमें ज्योतिरादित्य ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इस सीट पर रोचक एक किस्सा और भी है कि 1998 का लोकसभा चुनाव एक तरह से इतिहास रचने वाला था, क्योंकि राजमाता विजय राजे सिंधिया बहुत बीमार थीं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल की, औपचारिकता पूरी की। इसके चलते वे चुनाव प्रचार के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाई थी। इधर मतदान के 2 दिन पहले अफवाह उड़ गई कि राजमाता नहीं रहीं। जवाब में हर चौराहे पर पोस्टर चिपके मिले जिसमें विजय राजे सिंधिया के फोटो के नीचे लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं। अफवाह बेकार हो गई और बिना प्रचार के विजय राजे चुनाव जीत गईं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी अहम रही है और आज भी है। इसलिए बीजेपी ने यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने उनके टक्कर में राव यादवेंद्र सिंह को उतारा है। लिहाजा कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। गुना संसदीय सीट निश्चित तौर पर वो चर्चित सीट है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही पार्टी में रहे केपी यादव ने हरा दिया था, जो बीजेपी में आ गए थे। और केपी यादव के बारे में कहा जाता है कि पिछले चुनाव में जो एक वक्त फोटो कहें या पोस्टर खूब छपे थे, फोटो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो सिंधिया की गाड़ी के सामने सेल्फी ले रहे थे उनके साथ। यानी कहा गया कि जो व्यक्ति सिंधिया के साथ फोटो खिंचाने लायक भी नहीं है वो मैदान में है और उसने मैदान मार लिया है, सिंधिया को हरा दिया। राज परिवार के एक सदस्य को एक अदने से व्यक्ति ने हरा दिया, अदने से कार्यकर्ता ने हरा दिया। खूब चर्चित हुआ ये मामला और इसी मामले की वजह से या कहें कि इसी हार की वजह से एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने की पटकथा लिखी गई या इसकी शुरुआत हुई। बीजेपी में अपने समर्थकों को साथ आए सिंधिया कमलनाथ की सरकार को सड़क पर ले आए और इसके बाद हुए उपचुनाव में उनके ज़्यादातर साथी जीते। चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान, संवाददाता हैं हमारे शिवपुरी के, जुनेद खान नेता हैं कांग्रेस के, प्रमोद भार्गव वरिष्ठ पत्रकार हैं और रामजी व्यास बीजेपी नेता हैं। राशिद सुन पा रहे हैं आप हमें? जी।
अब क्या माहौल है? पिछला चुनाव भी आपने देखा, सिंधिया जिसमें हारे थे, अब सिंधिया बीजेपी की तरफ से हैं और राव प्रताप सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। वही जातीय समीकरण है क्या? वैसे ही हालात हैं, या जो कहा जाता है कि राजघराने की सीट रही है, महल की सीट रही है, इस बार वापस महल के पास चली जाएगी? राशिद, चलिए लगता तकनीकी गड़बड़ी है। राम जी। जी साहब, चलिए आप ही से शुरुआत कर देते हैं। पिछली बार आपने जो तरह से सिंधिया को हरा दिया था, अब वो मैदान में है। ऐसे में आपके कार्यकर्ता लगातार सिंधिया से लड़ते रहे हैं उस सीट पर, और अब सिंधिया उनके साथ हैं। क्या पार्टी में एकता है? केपी यादव की जो नाराजगी की बात हुई, अमित शाह को कहना पड़ा कि उनकी चिंता मत कीजिए, वो कहीं डर सता रहा है? किसी तरह का कोई डर नहीं है। आप जमीन पे आकर देखें, एक तरफा इलेक्शन है और आप विश्वास कर रहे हैं, और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देखना कि महाराष्ट्र की इस लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत होगी। जहां तक शिवपुरी की बात है तो आप देखना, पोलिंग एजेंट तक भी नहीं है सामने वाले प्रत्याशी पर। शिवपुरी भारी बहुमत से पूरी संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सर्वाधिक वोटों से शिवपुरी जीतेंगे, आज आप देख लें परिणाम के तौर पर। और पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी भाई घूम रहे होंगे, कांग्रेस प्रत्याशी को भी मिला, उनके परिवार को, उनके पिताजी को, वो सब राज परिवार ने ही दिया, और उनको उसके अलावा उनकी कोई वो नहीं है, केवल वो नाम तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जनता को पता है एक बार गलती हो गई, कुछ त्रुटिवश भूलवश मोदी लहर में, मोदी जी के विश्वास में, राजपाल में, क्योंकि कमलनाथ जी ने इतिहास नहीं पढ़ा था। यदि इतिहास पढ़ा होता तो हमारे महाराष्ट्र को क्षेत्र नहीं देते, रोड पे उतरे आप। नाराज साहब पे सम्मान को ठेस पहुंचाई, महाराज उस वजह से रोड पर उतरे, कांग्रेस को रोड पे ला दिया, कमलनाथ जी भी रोड पे आ गए। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों से जीतने में आप देखें, इस ग्वालियर चंबल अंचल में जो भी बड़े काम हुए, शिवपुरी में भी चाहे मेडिकल कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल का उन्नयन हो, रोड हो, सारी चीजें महाराज साहब की दी हुई देन है। शिवपुरी की जनता मानती है कि विकास के लिए हमें श्रीमंत की जरूरत है। और आने वाले समय में चूंकि 20 साल बाद दोनों अंजार प्रदेश में मोदी जी की सरकार होगी, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे महाराष्ट्र का प्रभाव सबको पता था, जनता देख रही है उनका। और जितने तो मतलब पिछली बार आप धोखे में जीत गए थे व्यास जी, आप खुद कह रहे हैं पिछली बार गलती हो गई थी, मतलब धोखे में जीत गए थे आप मोदी लहर में? नहीं, धोखे से नहीं जीत गए थे, क्योंकि राष्ट्र के जो लीडर है, राष्ट्रवाद में आदरणीय हमारे मोदी जी, उनका कुछ प्रभाव था, कुछ जनता गुमराह हो गई। सब चीजें देखो, हमारे लीडर तो महाराज जी है, इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता श्रीमंत है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और हमेशा उनके आशीर्वाद से ही ग्वालियर चंबल अंचल में कोई नेता बना। कभी कभी महाराज साहब ने खुद आ गए उस पार्टी में, और मोदी जी ने उनको आमंत्रण दिया, सम्मान दिया। गलती हो गई थी। राशिद जी दीजिए जवाब। नहीं माफ कीजिएगा जुनेद जी, व्यास जी कह रहे थे कि एजेंट भी नहीं मिलेगा शिवपुरी में तो आपको, और पिछली बार चूक हो गई थी। वैसे भी ये कांग्रेस की सीट नहीं है, ये सीट राजघराने की है, सिंधिया घराने की है। तो कांग्रेस ये सोचे कि पिछली बार कम मार्जिन से हार गए थे, गड्ढा 1 लाख का ही है, भर्ती कर लेंगे, तो वो गलत सोच होगी आपकी। जुनेद जी। नहीं सर, क्या है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एजेंट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, आज से ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी हमने काम किया, और आज भी पूरे देश के कार्यकर्ता उनमें जोश है, उत्साह है। लेकिन यहाँ से कांग्रेस जीतती नहीं रही, यहाँ से सिंधिया राजघराना जीतता रहा, चाहे वो बीजेपी से लड़े चाहे कांग्रेस से लड़े। सर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस का ही फेस थे शिवपुरी से। कांग्रेस को जिंदा करने वाले शिवपुरी शहर के अंदर ही नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों में हमारे सिंधिया जी ने एक अच्छा प्रभाव डाला था, कार्यकर्ताओं को तैयार किया था। मैंने खुद 2009 में श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ही राजनीति शुरू की थी। ऐसे मुझ जैसे उनने कई कार्यकर्ता किए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का जो झूठ फैलाने का काम है वो निरंतर जारी है। और एक
अफवाह फैलाते वो रहेंगे कि कांग्रेस को, पहले इनका एजेंडा था, पहले इनकी कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। तो लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। तो जुनेद जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भाजपा बनाम कांग्रेस का चुनाव है, सिंधिया बनाम कांग्रेस का नहीं है? नहीं सर, भाजपा बनाम कांग्रेस। अब तक तो भाजपा बनाम कांग्रेस का रहा नहीं है, सिंधिया बनाम बीजेपी का ही रहा अब तक। अब बीजेपी के पाले में है वो। यहाँ से चाहे यशोधरा लड़े बीजेपी से तो जीत जाती हैं, राजमाता लड़े बीजेपी से तो जीत जाती हैं, जंक्शन से लड़े तो जीत जाती हैं। जीतता महल का ही व्यक्ति है। पिछली बार एक चूक हो गई थी, अब वो कह रहे हैं कि एक लहर थी मोदी जी की, अब तो उस लहर पे भी सिंधिया सवार हो गए, तो ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये बात तो आप खुद जानते हैं कि मोदी जी की लहर तो पूरे देश भर में नहीं, जहां जहां से परिणाम आ रहे हैं। पहले परिणाम तो कहीं से आए नहीं है। जहां जहां से जो जनता अपना वोट देकर परिणामों की बात कर रही है, जैसे रुझानों के परिणाम जो आ रहे हैं, रुझानों के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें मोदी जी की लहर तो देखो, रुझानों का क्या है? रुझान तो पिछली बार आपके आ रहे थे, 22 जब उपचुनाव हुए थे, 22 विधायकों का आप कह रहे थे फला तारीख को कमलनाथ शपथ लेंगे। अभी आप कह रहे थे हम सरकार में आ रहे हैं, सरकार में नहीं आए विधानसभा चुनाव में। तो रुझान तो क्या है? ये तो तभी पता चलते हैं जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर लेता है और जब मतगणना होती है कि उसके मन में क्या है। देखिए, मतदाता मन बना चुका है। भाजपा ने इस देश के अंदर इतनी बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, आदिवासी उत्पीड़न, अब इस देश का हर नागरिक एक तरह से मन बना चुका है भाजपा के 10 साल के अन्याय काल को खत्म करने। तो भाजपा की चुनाव है यहाँ पर, सिंधिया कोई मायने नहीं रखते। लोग सिंधिया को चुनेंगे या भाजपा को? देखिए सिंधिया जी जो है, आपका भी नरम रुख है, ऐसे ही कई लोगों को रहा होगा कि भाई हमें बनाया कार्यकर्ताओं को। नहीं सर, क्या है, नरम रुख नहीं है। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति से। हमारा किसी भी हमारे जो लोग हैं मनभेद। ठीक है, तो व्यास जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी बनाम कांग्रेस का चुनाव है, सिंधिया जी का नहीं। इसलिए इस बार माहौल बदला हुआ है, लोगों में नाराजगी है, बेरोजगारी, महंगाई, वो तमाम मुद्दे यहाँ असरकारक दिख रहे हैं। अभी एक से नाराजगी थी, 1 से 65 सीटें क्या आप समझे, महाराज ही थे। लगता कुछ तकनीकी खामी है रामजी व्यास जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही। हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। पटेरिया जी, गुना सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है। पिछली बार लगभग 1 लाख का अंतर था, सिंधिया हार गए थे, वो बीजेपी में है और बीजेपी से मैदान में है। जुनेद जी जुड़े हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि यहाँ सिंधिया बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं है, यहाँ बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला है और इस बार सिंधिया वैसे ही हारेंगे जैसे पिछली बार हारे थे। आपको क्या लगता है? जुनेद जी को मैंने भी सुना, जुनेद जी जो कह रहे हैं कि अभी जो मतदान के जो परिणाम आ रहे हैं, तो अभी मतदान के परिणाम तो आए नहीं है और निश्चित तौर पर गुना का जो परिणाम आने वाला, तो गुना सिंधिया का गढ़ रहा है। गुना की जो जनता है, आप उस क्षेत्र में जाइए, गांव-गांव में या तो राजमाता सिंधिया का नाम लिखा हुआ है या फिर माधवराव सिंधिया का नाम लिखा हुआ है या उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। तो वहां की जनता अपने आप को प्रजा के तौर पर मांगती है सिंधिया राजघराने की। उनके मन में एक अलग सी आसक्ति, एक भाव उस परिवार के प्रति है जो हमेशा झलकता रहा। चाहे यशोधरा जी सिंधिया वहां से चुनाव लड़े, चाहे राजमाता वहां से चुनाव लड़े, माधवराव लड़े या फिर ज्योतिरादित्य जी सिंधिया लड़े, तो निश्चित तौर उस परिवार का भाव अपने आप में है, भावनात्मक लहर उनकी वहां पर रहती है। पिछले बार का चुनाव जरूर एक अनूठा चुनाव ये था कि एक मोदी प्लस बालाकोट एयर स्ट्राइक की जो लहर थी, उस लहर में उस परिणाम पहली बार ऐसा आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल वो स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि केपी यादव भी बीजेपी में ही साथ में है, उनकी तरफ से कोई बगावत वहां पर होते हुए दिख नहीं रही है। और बगावत करें भी वो तो शायद उतने प्रभावी नहीं होंगे जो पिछले बार था, क्योंकि मुद्दे नहीं है इस बार वैसे कोई बहुत ज्यादा। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है और सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं,
लेकिन क्या बीजेपी में कोई घबराहट है स्थिति है? प्रभु जी, क्या बीजेपी में कोई घबराहट है? जो अमित शाह कह रहे हैं कि आप केपी यादव की चिंता मत करिए, कोई जातिगत समीकरण ऐसे बन रहे हैं वहां पर जिससे कांग्रेस को लगता है कि उसके लिए सीट आ सकती है? देखिए ब्रजेश जी, यदि घबराहट होती तो केपी यादव का टिकट ही ना काटती बीजेपी। जीता हुआ कैंडिडेट है बीजेपी से, पहली बार उन्होंने बीजेपी को वो सीट जिता कर दी है सिंधिया के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उनका टिकट नहीं काटती। बीजेपी में घबराहट का भाव नहीं है। ये जरूर है कि आप ये देखिए कि चुनाव प्रचार के दौरान चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जिसका भी टिकट काटे या उस क्षेत्र के जो भी प्रभावी नेता है, उनके साथ वो एक अलग रेपो जो है प्रदर्शित करते हैं। मंच पर वो आसपास बैठे हुए नेताओं से बड़े घुल मिलकर बात करते हैं जो उनके नेचर के खिलाफ है। आमतौर पर इन दोनों नेताओं के सामने बीजेपी के बड़े से बड़े प्रदेश के नेता बोलने से घबराते हैं, खड़े होने से घबराते हैं। लेकिन बड़े फ्रेंडली माहौल में जब वो चर्चा कर रहे हैं तो एक जनता में वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। और यही उन्होंने कहा है कि केपी यादव की आप चिंता मत कीजिए, केपी यादव का ध्यान पार्टी रखेगी। ये बीजेपी जहां भी टिकट काटती है या जहां भी बदलाव करती है, ये लगभग हर जगह दावेदारों से ये कहती रही है। तो निश्चित तौर पर ये उनका एक चुनाव लड़ने की एक रणनीति है जिसका तहत वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर यादव वोटों को साधना, जो केपी यादव के साथ गए थे या जिनने केपी यादव के साथ जुड़े थे, उनको एक संदेश देना है कि हमने केपी यादव को भुला नहीं प्रभु जी, पड़ोस में हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव मैदान में हैं और पहले हमने देखा है कि जयवर्धन सिंह उस सीट पर नहीं जाते थे, गुना में दिग्विजय सिंह नहीं जाते थे, अब उनका भी हस्तक्षेप है। तो क्या उससे भी कोई फर्क पड़ेगा? एक राजघराना ये है, एक राजघराना वो है। देखिए, उस क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि दिग्विजय सिंह जिस राजघराने से आते हैं वो राजघराना सिंधिया के मातहत रहा है। वो आजादी के पहले जब सल्तनत रियासत काल रही हो तब की बात रही हो, लेकिन आज उस परंपरा का पालन दिग्विजय सिंह भी करते हैं, जयवर्धन सिंह भी उस परंपरा का पालन करते हो। आप याद कीजिए, जयवर्धन सिंह जब को अपने महल में राघवगढ़ किले में उनकी आवभगत की थी जयवर्धन सिंह ने, तो निश्चित तौर पर वो परिवार जो है वहां उनके हर शादी समारोह में, हर उसमें उनके रियासतदार सूबेदार की हैसियत से शामिल होता है। तो उतना ज्यादा उनका कोई वोट काटने की स्थिति वहां पर नहीं दिखती है। बीजेपी के मुकाबले चूंकि सिंधिया प्लस बीजेपी है वहां पर, तो निश्चित तौर पर वहां पर ये कहें कि एक तरफा मुकाबला है, वो वैसी स्थिति नजर आती नहीं आ रही है जैसे कि 2019 में थी। वो भी अचानक हुई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम 19 का आएगा, लेकिन उस समय जनता ने पुलवामा के बाद जो एक आक्रोश, तो जुनेद उस समय परिस्थितियां अलग थी, एक तो पुलवामा, एयर स्ट्राइक और मोदी लहर, इस वजह से सिंधिया जैसा दिग्गज नेता भी हार गया था। या महल के प्रति लोगों का लगाव तो था, उन्होंने कहा कि सिंधिया जी तो जीत ही रहे हैं, लेकिन वोट मोदी को देकर आए थे उस लहर पर सवार होकर, वो नाराजगी नहीं थी। वैसा माहौल आप बना नहीं पाए हो या आप वैसी रणनीति आपकी नहीं। अब तो बीजेपी प्लस है, रणनीति भी है उसकी, उनके पास ऐसे नेता भी हैं, चमत्कारिक चेहरा मोदी का भी है और फिर सिंधिया भी अपने आप में एक बड़े नेता हैं। तो ऐसे में कैसे टक्कर दे पाओगे आप? सर देखिए, इस बार कोई चेहरा नहीं है, कोई लहर नहीं है। 10 साल के इस अन्याय काल को लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अच्छा, क्या हो गया 10 साल में? ऐसा कौन सा अन्याय हो गया? वो तो उपलब्धियां गिना रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास। जुनेद जी, एक चुनाव वो भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उस सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़के हार गए। तो सिंधिया घराने के प्रति उस क्षेत्र की जनता का जो भाव है, जो समर्पण है, वो यहाँ पर खासा, वो किसी भी पार्टी से ऊपर है, एक तरह से कह सकते हैं। पार्टी सेकेंडरी है वहां पे, सिंधिया राजघराना पहला है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये एक रूमर है। कई लोग इस शिवपुरी शहर में भी हैं, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में देखा। यही भाजपा के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बदनाम कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दुष्प्रचार कर रहे थे। आज अचानक ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये लोग तन मन और धन से काम कर रहे हैं? वो तो धुल चुके हैं ना वॉशिंग मशीन में, बहुत पहले 2020 में धुल गए। वो तो आपके पास ही थे ना। बच्चा नहीं, वो तो कह रहे दूध में शक्कर की तरह घुल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जुनेद जी, जो कुछ शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र में है आज की तारीख में, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक कहीं ना कहीं वो एहसानमंद है सिंधिया का यहाँ तक पहुंचने के लिए। और जो क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जो क्षेत्र के लिए समर्पित हैं, वो तो मानेंगे ना आप कि नहीं मानेंगे? देखिए, क्षेत्र में रहकर उन्होंने जो 17 वर्षों में काम किया, वो कांग्रेस पार्टी में थे और वो काम हम कांग्रेस पार्टी का ही मानते हैं। उनका कोई योगदान नहीं है? उनका योगदान है।
वो हमारे पार्टी के उस वक्त हमारी पार्टी के नेता थे। अरे तो ऐसा काम किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में नहीं हुआ ना कांग्रेस के रहते हुए भी, जो सिंधिया की वजह से हुआ? नहीं सर, एक बड़ा नेता था वहां पे। ब्रजेश जी, जुनेद जी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो सिंधिया का भाषण पहले भी, आज वो पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, वो सिंधिया परिवार का नाम लेते हैं, सिंधिया से जुड़े लोगों का नाम लेते हैं, अपने परिजनों कहते हैं उनको, वो आज से नहीं पहले से कहते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर पार्टी कभी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रही है। वो मैंने कहा यदि पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में होती तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां चुनाव जीत जाते, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। यशोधरा राजे शिवपुरी से आप हैं, यशोधरा राजे सिंधिया आपने देखा होगा वो मंत्री भी रही है, वो लोगों से मिलती नहीं थी, कोई जाए तो फटकार देती थी, डांट देती थी, लेकिन फिर भी जनता उनको जिताती रही। तो ये उस महल का प्रभाव, इसको तो आप नकार नहीं सकते ना जुनेद जी। तो सर इस बार फिर वो चुनाव लड़ने क्यों नहीं है? वो तो उन्हें अपने खुद ही कह दिया था चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो रिटायरमेंट ले लिया, उन्हें कोई कारण रहा? नहीं सर ये इस शहर की जनता तैयार थी। अच्छा, अब तैयार थी? इस शहर की जनता तैयार थी, इसीलिए उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींचा। चलिए राम जी, वो कह रहे हैं कि अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, यहाँ महल का भी वो नहीं चलेगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने वहां विकास किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नाम पर मोहर लगाएंगे। तो यदि ऐसा है, आप मानते हैं कि सिंधिया का प्रभाव है, बीजेपी भी वहां जीतती रही है या जीत गई है पिछली बार, तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है आपको? आदरणीय, हेलो जी व्यास जी बोलिए। क्या है कि राज परिवार का प्रभाव सबको पता, परिवार क्यों है, उनका स्वभाव है, सेवा करना उनका स्वभाव है। सबसे बड़ी जो ताकत है राज परिवार के सदस्यों की, ह्यूमन रिलेशनशिप इज बिगेस्ट इंटरेस्ट। हमारे महाराज की जो ताकत है, आम आदमी से कनेक्टिविटी है, संवाद है, समन्वय है। और जो विकास की बात कर रहे हैं अगर, तो मध्य प्रदेश में अनेक जिले हैं। मेडिकल कॉलेज क्यों आया शिवपुरी में, स्टेडियम क्यों आया शिवपुरी में, रोडों का जाल शिवपुरी में क्यों बिछा, अस्पताल का जो उन्नयन हुआ क्यों हुआ। देखो, सत्य तो एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, सत्य इनको भी पता है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इस क्षेत्र में, इस अंचल में जो भी बड़े काम हुए हैं वो महाराज साहब ने कराए हैं। क्योंकि राज परिवार तो हिंदुस्तान में बहुत थे, लेकिन एक राज परिवार स्वतंत्रता के बाद जो निरंतर लोकप्रिय है, उसका एकमात्र कारण है जनता की सेवा। कोरोना में आप देखें, महाराज साहब को यहाँ से फोन करते थे लोग दिल्ली, उन परिस्थितियों में जब बेड नहीं मिल रहे थे तो जिन लोगों ने भी फोन किए, आज भी महाराज के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र की जनता को बहुत सुविधा होती है, दुख में, बीमारी में और सभी चीजों में। और जन कल्याण के काम मोदी जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, अब डॉक्टर मोहन सिंह जी कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बहना आरोप लगाते हैं, बंद कर दो। आयुष्मान योजना, अन्य योजना जो प्रत्येक घर में राशन का, किसानों को 6,000। तो फिर क्या वजह थी कि केपी यादव को आपने क्षेत्र से बाहर करना पड़ा, उनको दूसरे संसदीय क्षेत्र में लगाना पड़ा? देखो, सबको लगाना चाहिए। केपी यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, उनको भी पार्टी ने दिया, सांसद बने, उनसे उस बात से मतलब नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बोल गए, उनका भी सम्मान, उनका कर्तव्य, उनका धर्म है, फर्ज है पार्टी की से, क्योंकि पार्टी के सच्चे सिपाही का नहीं तो वहीं लगा देते ना, वो भी मेहनत करते तो ज्यादा अच्छे से जीतते। आपने तो उनको बाहर भेज दिया दूसरे संसदीय क्षेत्र में, होशंगाबाद के, वहां काम कीजिए। जो निर्णय होता है, अनुशासन में पार्टी है, इस पार्टी का चाल चरित्र, अनुशासन का महत्व कांग्रेस का नहीं है। नहीं तो जो गुटबाजी नजर आ रही थी, जो अखबारों में खबरें छप रही थी कि किस तरह से वो पहले फीता काटे आते थे, कब सिंधिया काटने जाते थे, तो ये झगड़े का फायदा भी तो कांग्रेस को मिलेगा ना? फायदा नहीं है, जो छोटी मोटी चीजें हर पार्टी में होती रहती है, इसमें कोई कनेक्टिविटी समझे, उनका संवाद समझे, उनकी समन्वय समझे, उनका सामंजस्य समझे, उनकी विकास के प्रति सोच समझे, क्षेत्र सबके सामने प्रवक्ता विकास में आके देखो, तुलना में देखो, आज जो ही एनएफएल से देखा, आप एक काम गिना दो कराए हो किसी अन्य ने, जो महाराज का सबको बताओ, एक तरफ वोटिंग से जीतेंगे आप कितना नहीं है। तो अब तक तो आप कहते रहे ना कि महाराज ने कुछ नहीं किया, आपने वहां से नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा, आपने वहां से जयवान सिंह पवैया को मैदान में उतारा, लेकिन वो भी हारते रहे। तब आप कहते थे कि महाराज ने कुछ विकास नहीं किया, अब आप कह रहे हैं सब कुछ विकास।
हमने कभी नहीं कहा, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कोई बोलता रहता होगा। अगर ईमानदारी से पार्टी पीछे बात करो, पर्दे के पीछे टीवी सेट के, तो हर आदमी शिवली का स्वीकारेगा और ग्वालियर चंबल अंचल का कि महाराज साहब ने ईमानदारी से विकास किया। 24 घंटा सेवा में रहते, 24 घंटे। आपको भी पता, सबको पता है, इनको भी पता है। तो वैसे रात तक महाराज को कभी फोन करो, मैसेज करो, छोटा छोटा कार्यकर्ता अपना कष्ट बता सकता है। उन्होंने जमीनी काम की है। देखो, तो प्रभु जी, यहाँ पर हार जीत की लड़ाई नहीं चल रही, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मार्जिन की लड़ाई चल रही है, या मार्जिन के लिए जंगी मैदान में उतरे हैं सिंधिया और वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीते? जो शुरुआत के वो सर्वाधिक गिना जाता है उनका, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल जी, सिंधिया को पहले तो जीत चाहिए, क्योंकि वो एक हार का स्वाद चख चुके हैं। तो इस बार वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप देखिए, उनका पूरा परिवार चुनाव मैदान में उतरा हुआ है, प्रचार में उतरा हुआ है। खुद सिंधिया अटूट मेहनत कर रहे हैं, और ये इसकी मेहनत अभी से नहीं कर रहे हैं, इसकी तैयारी वो तब से कर रहे हैं जब केपी यादव मान के चल रहे थे कि उनका टिकट पक्का होगा। इसीलिए केपी यादव की घबराहट, बड़बड़ाहट बार बार निकलकर सामने आ रही थी, और अंततः सिंधिया को वहां से टिकट मिला है। वो बार बार हारने के बाद भी क्षेत्र उन्हें छोड़ा नहीं था। तो निश्चित तौर पर वो तैयारी पहले से कर रहे थे, और अब की बार वो जो तैयारी करके उतरे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि क्षेत्र में कभी भी उनको कोई चुनौती न दे पाए। तो निश्चित तौर पर वो लीड भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक माहौल जो दिख रहा है, कैंडिडेट सामने कमजोर है अपेक्षाकृत। तो निश्चित तौर पर उस पूरे दावे को सिंधिया जो है ज्यादा से ज्यादा लीड के साथ जीतने की कोशिश में इस बार तैयारी में है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी वो इसीलिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है वो जातिगत समीकरण के आधार पर उतारा है, या उनको लगता है कि जो बीजेपी की रणनीति थी पिछली बार वो ज्यादा सफल रही, उसी रणनीति पे काम करते दिखी आपको कांग्रेस? देखिए, मध्य प्रदेश में जातिवाद अकेले दम पर किसी को चुनाव नहीं जिता सकता है। पार्टी का सपोर्ट, कैडर बेस बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। 2 विधानसभा क्षेत्र वहां जरूर यादव बहुल है निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में, लेकिन उसका चूंकि विधानसभा चुनाव 7-8 लोकसभा चुनाव 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में होता है, और फिर सिंधिया का जो अपना प्रभाव है, और फिर बीजेपी का जो कैडर मैनेजमेंट है। केपी यादव अकेले दम पे निर्दलीय चुनाव लड़ते तो शायद जमानत भी ना वो बचा पाते। पिछली बार उनके पास कमल का फूल का निशान था, उस सिंबल पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, क्योंकि केपी यादव जब चुनाव लड़े उसके पहले उनको जानता कौन था उस क्षेत्र में, उनको सिंधिया के साथी के अलावा ज्यादा कोई अहमियत उनकी नहीं थी। तो निश्चित तौर पर वहां पर सिंबल का बहुत बड़ा योगदान था, और इस बार वो जो सिंबल, जो जिताऊ सिंबल है मध्य प्रदेश में, जो कि सर्टिफाइड है लोकसभा चुनाव में लगातार ज्यादा ज्यादा सीटें जिताने वाला सिंबल सिंधिया के साथ, तो लीड इस बार काफी ज्यादा सिंधिया की होगी। और मुकाबला यदि हम कहें मध्य प्रदेश के 29, वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे होशंगाबाद के दर्शन चौधरी वाली जो सीट है वो संजय शर्मा जहां से लड़ रहे हैं कांग्रेस से वो हो, या फिर भोपाल सीट हो। इसके अलावा यदि कहीं लीड की लड़ाई है तो वो लीड की लड़ाई है यहाँ गुना में, क्योंकि खजुराहो में पोलिंग कम हुई है। तो लीड की लड़ाई है यहाँ पे। जुनेद जी, आपका कैंडिडेट भी कमजोर है, आपके पास रणनीति नहीं है, आपका संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, कैडर बेस संगठन नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, सिंधिया को मिलेगा। जुनेद, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। प्रभु जी, तो लीड की लड़ाई तो है ही, लेकिन मुद्दे क्या हैं? आप वहां दौरे पर भी गए थे, मुद्दे क्या किस प्रकार के हैं? जो बेरोजगारी की बात कर रही है कांग्रेस वहाँ पे, महंगाई की बात कर रही है, और अन्य समस्याओं की बात कर रही है, वो प्रभावी हैं क्या वहाँ पर? या मोदी लहर, राष्ट्रवाद के मुद्दे या राम मंदिर के मुद्दे ही वहाँ पे असरकारक हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा चुनाव में वैसा दमदार मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता को कभी कोई पार्टी जोड़ नहीं पाई आंदोलन में। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है तो आम जनता को आंदोलन में महंगाई की आंच जो है उस पर तपा नहीं पाई। तो निश्चित तौर पर महंगाई मुद्दा नहीं है चुनाव में, केवल अखबारों में हमारे आपके बीच में बोलने और लिखने के लिए मुद्दा है। नेता मंच से बोल सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष में। बेरोजगारी कुछ युवाओं में इफेक्ट है, लेकिन बेरोजगारी वैसी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि लोगों को रोजगार के अवसर बराबर मिल रहे हैं। सरकारी नौकरियां भले नहीं मिल रही हो, सरकारी नौकरियां वैसे भी कम होती है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार यदि है तो आप मान के चलिए कि 70% लोग उसमें से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो बेरोजगार इस लिहाज से अपने आप को मानते हैं कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक स्थायी रोजगार नहीं मिला उनको, जो माना जाता है सरकारी नौकरी स्थायी रोजगार है। तो ये मुद्दे उतने महत्वपूर्ण प्रभावी नहीं है। बाकी जो किसानों को साधने की बीजेपी की रणनीति रही है, किसान सम्मान निधि, चाहे विकास की बात हो, और जो सबसे बड़ा राम मंदिर है,
बीजेपी ने ये साबित किया है अपने 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के, कि वो जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनसंघ के जमाने से जो उनके घोषणा पत्र में चले आ रहे मुद्दे थे, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे राम मंदिर हो, यदि उनको वो पूरा करके दे रहे हैं तो लोगों को ये भरोसा आ रहा है कि आगे भी ये पूरा करके देंगे। और निश्चित तौर पर इस पैमाने पर विपक्षी पार्टियां काफी कमजोर हैं, चाहे वो रणनीतिक जमावट में हो, चाहे वो घोषणाओं को अमल कराने के मामले में हो, चाहे कार्यकर्ताओं को अपने टीम वर्क के साथ मैदान में उतारने के मामले में। आप देखिए कि पहले दूसरे चरण में जो वोटिंग कम हुई तो अमित शाह भोपाल में नाइट हाल्ट किया पहली बार चलते चुनाव में, और जो संदेश देके गए हैं कि मंत्रियों तक को संदेश दिया है कि आपके क्षेत्र में यदि कम पोलिंग हुई तो आपको मंत्री पद से हटा दिया संदेश जाएगा। का असर दिखा क्या आपको? फिर 7.5% कम हुआ इस बार भी मतदान। देखो अभी वो संदेश शायद नीचे तक पहुंच नहीं पाया होगा, अब दिखेगा। अब जब ये कहा गया है कि मंत्रियों को मंत्री पद छीन लिया जाएगा, जिस विधायक की ज्यादा पोलिंग होगी उसको मंत्री पद मिलेगा, अब देखिए असर क्या हुआ। जो पूर्व मंत्री चलिए, तो अच्छी बात है ये संदेश नीचे तक जाए और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। बहरहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुना में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सिंधिया बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, और सिंधिया परिवार लगातार यहाँ पे भारी पड़ता रहा। यदि पिछला चुनाव छोड़ दें, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला और इसके बाद मोदी लहर, शायद इस वजह से केपी यादव बाजी मार ले गए थे, लेकिन सिंधिया अब भी भारी हैं। और यहाँ पर लड़ाई हार जीत की नहीं हो रही है, यहाँ पर जंग जो चुनावी जंग है वो सिर्फ मार्जिन बढ़ाने के लिए हो रही है। और हो सकता है सिंधिया यहाँ से ज़्यादा मतों से जीत जाए, क्योंकि आसार वैसे दिख रहे हैं। बीजेपी का संगठन मजबूत है, उसकी रणनीति मजबूत है, उसके पास नेतृत्व है, नीति है, और उसके चमत्कारिक नेतृत्व की तौर पर बात करें तो नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। और फिर सिंधिया भी उतने ही लोकप्रिय हैं, राजघराने से आते हैं, और यहाँ की जनता राजघराने को देखती है, ना कि कांग्रेस बीजेपी के सिंबल को। तो ऐसे में 1 और 1 11 होते हैं। यदि बीजेपी के साथ सिंधिया हैं तो निश्चित तौर पर जीत बड़ी होगी। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।